जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बाला सर्स आईएएस चैनल पर। यूपीएससी की तैयारी करने वाले हिंदी माध्यम के विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे कंटेंट हिंदी माध्यम में ही उपलब्ध होते हैं। और प्यारे दर्शक जो इतिहास में या इतिहास के रोचक तथ्यों को जानने में रुचि रखते हैं, वे भी हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के सेशन का जो हमारा टॉपिक है, इसने न केवल यूरोप बल्कि पूरे दुनिया की दशा और दिशा को बदल करके रख दिया। शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आज का टॉपिक है पुनर्जागरण, यानी कि रेनेसा। रेनेसा का इंग्लिश में अगर आप शाब्दिक अर्थ जानने की कोशिश करेंगे तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है या फिर रीबर्थ, और हिंदी में पुनर्जागरण के नाम से हम जानते हैं। यूरोप में 14 से 17वीं शताब्दी के मध्य होने वाली एक महान बौद्धिक और सांस्कृतिक क्रांति थी, जिसको पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। इसने न केवल यूरोप के कला और साहित्य को बदला, बल्कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दिशा भी लोगों को प्रदान की। इससे यूरोप अपने मध्ययुगीन काल से आधुनिक युग में प्रवेश करने के एक नए मार्ग को भी पाता है। पुनर्जागरण को समझने से पहले हम उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे, जहां पर रोमन साम्राज्य, उसका पतन, मध्ययुगीन युग और पुनर्जागरण की उत्पत्ति आती है। सबसे पहले हम देखेंगे रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य जो था वह 27 ईसा पूर्व से लेकर के 476 ईस्वी तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के बहुत बड़े भूभाग पर शासन करता था। रोमन साम्राज्य विशेष रूप से आप देखेंगे तो यह अपनी कुशल सैन्य शक्ति, मजबूत प्रशासन, विधि व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के लिए जाना जाता था। अब देखते हैं इसका पतन कैसे होता है। तो रोमन साम्राज्य जो कि इतना मजबूत था, उसके पतन के पीछे के कुछ कारण हैं। वे कारण क्या क्या हैं? तो सबसे पहला कारण तो ये है कि 5वीं शताब्दी में वहां पे प्रशासनिक विफलता होती है। 5वीं शताब्दी में प्रशासनिक विफलता, आंतरिक संकट, आर्थिक संकट और जर्मनिक जनजातियों का आक्रमण, जिसने पश्चिमी रोमन एम्पायर को खत्म करके रख दिया। तो इस तरीके से देखा आपने कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन होता है, लेकिन अब भी पूर्वी रोमन साम्राज्य सुरक्षित था। मतलब वह अपने अस्तित्व में बना हुआ था, जो 1453 यानी कि 15वीं शताब्दी तक अपने अस्तित्व में बना रहा। फिलहाल रोमन अंपायर के पतन के बाद यूरोप में अराजकता फैल जाती है और एक नए युग की शुरुआत होती है, जिसे इतिहास में अंधकार युग यानी कि डार्क एज के नाम से जाना जाता है। यह जो समय सीमा है, यह 5वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी तक है। यानी कि 5वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक का जो समय है, जो कालखंड है, उसे यूरोप के इतिहास में अंधकार युग यानी कि डार्क एज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि इसको डार्क एज के नाम से क्यों कहा जाता है। तो अब बात आती है कि डार्क एज क्यों कहा जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि जब रोमन साम्राज्य का पतन होता है, यानी कि 5वीं शताब्दी में, तब क्या होता है कि वहां पर बौद्धिक ज्ञान और ग्रीक रोमन ज्ञान, वहां की संस्कृति, इसमें गिरावट होती है। चारों तरफ अराजकता फैले होने के कारण जो मेंटल डेवलपमेंट की बात की जाए, जो सामाजिक स्तर के उन्नत की बात की जाए, तो उन सभी में गिरावट होती है। यानी कि यूरोप अपने गिरे हुए यानी कि निम्न दिनों को देखना शुरू कर दिया था। अब बात क्या है कि इस दरमियान भी अरब लोगों के साथ व्यापार बना रहा, यानी व्यापारिक संबंध बने रहे, व्यापार होता रहा, जिस वजह से लगातार धन का जो प्रवाह था, धन का प्रवाह बना रहता है। और धन का प्रवाह बने रहने के कारण यूरोप में एक नए यानी कि एक नए समाज, एक नई व्यवस्था, एक नए प्रशासन को देखने को मिलता है, एक नया शासन देखने को मिलता है, जिसको सामंतवाद या फ्यूडलिज्म कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि अब राजा के हाथों से तो शक्ति चली जाती है, तो छोटे छोटे स्तर के जो जागीरदार हैं, अब शक्ति उनके हाथों में आती है और सामंतवादी व्यवस्था शुरू होती है। इस दौरान एक दूसरा चीज भी हमें देखने को मिलता है, वो ये होता है कि यूरोप में कैथोलिक चर्च अपने वर्चस्व में होता है। यानी कि पूरे यूरोप पर अगर आप देखेंगे तो कैथोलिक चर्च
अपना वर्चस्व बनाए हुए है, यानी कि उसकी मोनोपोली चल रही है। शिक्षा, राजनीति और विज्ञान, इन सभी क्षेत्रों को वह हैंडल करता है। और ऐसी परिस्थिति में वैज्ञानिक यानी कि जो तार्किक बातें हैं, जो बौद्धिक स्तर की बातें हैं, उन सभी को दबाया जाता है। और इस तरीके से पूरे यूरोप में आप देखेंगे कि कैथोलिक चर्च आगे बढ़ रहा है, यानी कि धार्मिक बोलबाला पूरी तरीके से यूरोपियन समाज में हमें देखने को मिलता है। तीसरी बात क्या होती है कि इसके अलावा जो शहरीकरण है और व्यापार का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में भी गिरावट होती है, यानी कि वह अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और एक नई अर्थव्यवस्था हमें देखने को मिलती है, जिसको कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हम कहते हैं। तो ये सब चीजें जो चल रही हैं, ये डार्क एज के समय की हैं। अब बात करते हैं इसके बाद क्या आता है, मध्ययुगीन युग, यानी कि 10वीं शताब्दी से लेकर के और 15वीं शताब्दी तक का जो समय है, उसको यूरोप के इतिहास में मध्ययुगीन युग कहा जाता है। अब इस मध्ययुगीन युग के दरमियान यानी कि 14वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत होती है और इस आंदोलन को पुनर्जागरण यानी कि रेनेसा के नाम से जाना जाता है। अब बात क्या है कि इसकी जो शुरुआत होती है 14वीं शताब्दी से शुरुआत होती है और ये चलते हुए यानी कि 300 सालों का सफर तय करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि यह 17वीं शताब्दी तक चलता है, यानी 14वीं शताब्दी से लेकर के और 17वीं शताब्दी तक पुनर्जागरण का काल कहा जा सकता है। और अब बात यह होती है कि ये जो पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, वो इतने बड़े यूरोप में सिर्फ एक जगह से होती है। कहां से? इटली से होती है। तो अब बात यह है कि इतने बड़े यूरोप में पुनर्जागरण की जो शुरुआत है, वह सिर्फ इटली से ही क्यों होती है? तो आइए हम समझते हैं पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से होने के क्या कारण है। आगे समझते हैं इटली को ही पुनर्जागरण के लिए क्यों चुना गया। तो सबसे पहला कारण सांस्कृतिक विरासत, यानी कि इटली जो कभी रोमन साम्राज्य का हिस्सा था, आज भी वह सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था, यानी कि शास्त्रीय ज्ञान वहां पर संरक्षित था। दूसरा कारण ये कि अभी भी शक्तिशाली व्यापारिक शहर, यानी कि इटली के जो शहर थे वे व्यापार के मामले में और बैंकिंग के मामलों में काफी समृद्ध थे। पॉइंट नंबर 3 यानी कि तीसरा कारण, तो तीसरा कारण ये था कि फ्लोरेंस का मेडिची परिवार, यानी कि फ्लोरेंस में जो रहने वाला मेडिची परिवार था, वह परंपरागत कला और विज्ञान के मामलों में समृद्ध था, जिसने अभी भी अपने इन कलाओं को और विज्ञान को संजो रखा था। कारण नंबर 4, तो चौथा कारण ये है कि कंस्टेंटिनोपल का पतन, यानी कि जो बैजेंटाइन एम्पायर के विद्वान थे, वे अब इटली के शहर में आकर के शरण लेते हैं और उन्होंने ग्रीक रोमन ज्ञान को फिर से पुनर्जीवित किया। तो इस प्रकार से ये 4 प्रमुख कारण थे जिस वजह से इटली को पुनर्जागरण के लिए चुना जाता है। ये समझते हैं अब पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं। तो पहला मानवतावाद, यानी अब ईश्वर के स्थान पर मनुष्य को केंद्र में रखा जाने लगा। दूसरा बात व्यक्तिवाद, यानी व्यक्तियों की क्षमताओं और उनकी उपलब्धियों पर जोर दिया जाने लगा। पॉइंट नंबर 3 यानी कि तीसरी बात ये कि तर्क और वैज्ञानिक सोच, यानी धार्मिक विश्वासों को चुनौती दी जाने लगी। चौथी बात कि अब कला, साहित्य और वास्तुकला का पुनरुद्धार, यानी एक नए यथार्थवादी शैली का विकास। और अंतिम धर्म सुधार, यानी कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन का जन्म और धार्मिक सोच में परिवर्तन। तो इस प्रकार से ये पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं थी। अब समझते हैं पुनर्जागरण का प्रमुख योगदान। तो इस दौर में कला और साहित्य का जो विकास होता है, उसमें हम देखेंगे कि लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग मोनालिसा और द लास्ट सपर प्रमुख है। साथ ही माइकल एंजेलो की सिस्टीन चैपल और डेविड की मूर्ति प्रमुख है। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में अगर हम देखें तो विलियम शेक्सपियर की कृति रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट और
मैकबेथ जैसी रचनाएं प्रमुख हैं। कला और साहित्य के विकास के साथ साथ हमें विज्ञान और खगोल विज्ञान के क्षेत्रों में भी तरक्की देखने को मिलती है, जिसमें पहला नाम आता है निकोलस कॉपरनिकस का, जिन्होंने सौर मंडल के हेलियोसेंट्रिक मॉडल को तैयार किया। दूसरा नाम आता है गैलीलियो का। गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की और साथ ही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों से भी लोगों को परिचित कराया। और तीसरा नाम आता है जॉन केपलर का, जिन्होंने ग्रहों की गति के नियम से लोगों को परिचित कराया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कला, साहित्य, विज्ञान, खगोल विज्ञान, कई सारे क्षेत्रों में पुनर्जागरण के समय उन्नति, तरक्की देखने को मिलती है। पुनर्जागरण काल के दौरान राजनीति और दर्शन के मामलों में क्या हमें देखने को मिलता है? इसमें मैकियावेली का नाम आता है, जिन्होंने द प्रिंस नाम से एक यथार्थ राजनीति की पुस्तक लिखी, जहां पर उन्होंने समझाया कि यथार्थवादी राजनीति क्या होती है। दूसरा नाम हमें आता है हमारे सामने थॉमस मोर का, जिन्होंने यूटोपिया नाम की बुक लिखी और इस बुक में उन्होंने एक आदर्शवादी समाज के अवधारणा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और अब अंत में हम समझने की कोशिश करते हैं कि पुनर्जागरण का प्रभाव किस तरह से हमें यूरोपियन समाज और यहाँ तक कि पूरे विश्व में किस तरीके से, किस रूप में देखने को मिलता है। तो पहली बात तो ये कि चर्च की शक्तियों में गिरावट आती है और धार्मिक सुधार होता है। दूसरी बात ये कि अब यूरोप में उपनिवेशवाद और व्यापारिक क्रांति होती है। तीसरी बात ये कि आधुनिक राष्ट्र राज्यों का विकास होता है। औद्योगिक क्रांति और प्रबोधन युग की शुरुआत होती है। राजनीतिक और दार्शनिक विचारधाराओं में परिवर्तन होते हैं। तो इस प्रकार से हमें पुनर्जागरण काल के दौरान होने वाले प्रभाव कुछ इस रूप में दिखाई देते हैं। इस सेशन का विराम हम पुनर्जागरण के निष्कर्ष और यूपीएससी में आने वाले प्रश्नों के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं पुनर्जागरण का निष्कर्ष। तो पुनर्जागरण काल यह न सिर्फ एक आंदोलन था, बल्कि यूरोप को एक नई दशा और दिशा देने वाली यह एक क्रांति थी, जिसने ऐतिहासिक रूप से एक व्यापक स्तर पर परिवर्तन दिए, जिसने मानव की सोच, वैज्ञानिक आधारशिला और कई रूपों में समाज को एक नई दिशा प्रदान की। अब आगे हम बढ़ते हैं कि यूपीएससी में इस विषय से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये कि पुनर्जागरण ने यूरोप में अपने प्रभाव किस रूप में दिखाए। दूसरी बात ये कि रोमन साम्राज्य के पतन और पुनर्जागरण के उदय के बीच में क्या संबंध था। तीसरी बात ये कि पुनर्जागरण और डार्क एज के बीच में क्या अंतर था और पुनर्जागरण ने किस प्रकार अंधकार को खत्म करके यूरोप को एक नई दिशा प्रदान की। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को यही विराम देते हैं। चैनल से और हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप अपने विचार भी हम तक जरूर पहुंचाएं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले नए सेशन में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और यूपीएससी की तैयारी को जारी रखें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले नए सेशन में। जय हिंद।